नमस्कार सभी को। आज हम नाटक शिक्षण के अंतर्गत नाटक का अर्थ एवं महत्व, उद्देश्य, नाटक शिक्षण की प्रणालियां पढ़ेंगे। सबसे पहले नाटक का अर्थ। नाटक शब्द संस्कृत भाषा के नाट्य शब्द से बना है। नाटक शब्द नट धातु से बना है और इस धातु में नेत्र के अर्थ के साथ साथ अभिनय का अर्थ भी समाहित है। आचार्य धनंजय के अनुसार किसी भी अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, जिस किसी भी महापुरुष, महाराजा, राजा, महाराजा, रानी, जिस किसी भी महापुरुषों या कोई भी जो पाठ्य बिंदु है उसका अनुकरण करना ही नाटक है। नाटक के 3 प्रमुख तत्व माने हैं। वस्तु, वस्तु का मतलब है कथानक। नेता, नेता से यहाँ तात्पर्य है पात्र तथा रस। पाश्चात्य जगत में नाटक के 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। कथानक, पात्र योजना, संवाद योजना, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य तथा अभिनयता। हम ये भी कह सकते हैं कि, या संक्षेप में यह भी कहा जा सकता है कि नाटक एक ऐसी साहित्य विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। वस्तुतः नाटक की रचना उसे मंच पर ही अभिनीत करने के लिए होती है। तात्पर्य यह है कि नाटक की रचना इसीलिए होती है कि वो मंच पर उसको अभिनय करके दिखाया जाए। जैसे कहानी है, कहानी को हम बोल करके प्रभावशाली ढंग से उतार चढ़ाव के साथ, सुर लय गति के साथ पढ़ करके सुनाते हैं। नाटक का मंचन रंगमंच पर ही होता है, मंच पर होता है। हिंदी शिक्षण में नाटक शिक्षण का महत्व। साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक को सबसे सर्वोत्तम स्थान मिला है, सबसे उच्च स्थान मिला है। अन्य विधाओं से ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसे देखते भी हैं और हम सुनते भी हैं। यानी कि दृश्य भी होता है और श्रवण भी होता है। जब दृश्य श्रवण दो कौशल एक साथ चलेंगे तो बच्चा जो है आसानी से सीखता है, क्योंकि जो दृश्य होता है वो हाव भाव अभिनय के साथ बिल्कुल सामने प्रकट होता है और सामने दिखता है। तो इसको बच्चे ज़्यादा रुचि लेकर के देखते हैं। जो भी रुचि के साथ पढ़ा गया या देखा गया पाठ्य वस्तु है वो बच्चों के दिमाग में जल्दी से बैठ जाता है, अर्थात बच्चे जल्दी से आत्मसात कर लेते हैं। मानव जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान। नाटक के द्वारा न केवल आनंद की प्राप्ति होती है, बल्कि मानव जीवन के विविध पक्षों के बारे में भी बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कोई नाटक में किसी अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग पात्रों के अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग उनके रोल होते हैं, अलग अलग उनका कथन होता है, अभिनय अलग होता है। तो उनसे अलग अलग रूप से वो सीखते हैं। समग्र शिक्षा प्रक्रिया रस बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब नाटक का शिक्षण करते हैं तो नाटक देखते भी हैं, सुनते भी हैं। समग्रता, एकाएक एक चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि समग्र वो सुनता भी है, देखता भी है, समझता भी है, आत्मसात भी करता है, ग्रहण भी करता है। वो अलग अलग पक्षों को समझता है। जो कौशल है, अमूमन कितने कौशल है हमारे? 4 कौशल है। श्रवण कौशल, वाक कौशल है, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो नाटक के द्वारा श्रवण कौशल और वाक कौशल जो है, ये दोनों कौशलों में बच्चा जो है जो बहुत ज़्यादा पारंगत होता है, कुशल हो जाता है। वो बोलना सीखता है, वो सुनना सीख जाता है, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य वाक कौशल से है। वाक कौशल को ही मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। बच्चा जब नाटक सुनता है,
सुनने के बाद हम बच्चों को कहेंगे कि अपने शब्दों में, अपने ही शब्दों में, सरल वाक्यों में बताइए कि आपने नाटक में क्या देखा, क्या सुना, उसको थोड़ा अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस तरह से बच्चा जो है अपने मौखिक अभिव्यक्ति में निपुण हो जाता है, वो बोलने में सक्षम हो जाता है, वो अपने भावों, विचारों, मनोवेगों को दूसरे के सामने प्रकट करने में क्या है, सक्षम हो जाता है। अन्यथा आप देखते होंगे कि बच्चा झिझकता है, बहुत ज़्यादा बोलने से झिझकता है, डरता है। जो बच्चों के अंदर जो झिझक है, जो कूट कूट के भरी होती है, हम बड़ों के बीच में भी होते हैं, वह बच्चा मंच पर जाने से डरता है। तो नाटक एक बहुत ही अच्छी विधा है। तभी कहा भी गया है कि ये सभी विधाओं की तुलना में नाटक को सर्वोपरि स्थान ग्रहण है, ये सर्वोपरि स्थान पर रखा गया है। तो इसलिए अभिव्यक्ति का जो सबसे अच्छा उत्तम साधन है, नाटक के द्वारा हो सकता है। भाषाई कौशलों में निपुण, भाषाई कौशल में भाषा बोलना कैसे है, उतार चढ़ाव कैसे लाना है, जोर से कब बोलना है, जैसे डायलॉग राइटिंग होती है, डायलॉग बोलते हैं बच्चे, तो उस टाइम जरा आवाज़ में कर्कश, ऊंची आवाज़, जरा आवाज़ में दमदार आवाज़ के साथ बोलना है। तो ये चीज़ें जो भाषाई कौशल है, ये भी नाटक के द्वारा बहुत अच्छे से बच्चा सीखता है। श्रवण, वाचन, लेखन, इसके सिवाय श्रवण कौशल में निपुण, क्योंकि नाटक सुनने और देखने की चीज़ है। मंच पर जब नाटक का अभिनय होता है, नाटक को देखा जाता है मंच पर, तो सबसे पहले हम किरदार के पात्रों को सुनते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद लेखन कौशल का तो स्वयं ही विकास हो जाता है। बच्चों से पूछा जाए कि श्रवण कौशल, वाक कौशल का विकास तो होता ही है, लेखन कौशल का भी विकास होता है। बच्चे अपने विचारों को प्रकट करते हैं, प्रकट करने के बाद उसको हम या तो मौखिक रूप से प्रकट करने के लिए कहते हैं, या फिर मतलब लिखित रूप से प्रकट करने को कहते हैं। तो लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के जो कौशल है बच्चों में नाटक शिक्षण से विकसित हो जाता है। आत्मविश्वास का विकास, इसमें यहाँ मैंने कहा कि झिझक खत्म हो जाती है। जो बच्चा झिझकता है, पता नहीं मैं मंच पर जाऊंगा तो कैसा मेरे से बोला जाएगा, वो कांपने लग जाता है, वो उसके आवाज़ में कंपन आ जाती है। तो जब बार बार बच्चे को मंच मिलेगा, मंच पर क्या है, अपने किरदार को निभाने का एक मौका दिया जाएगा, तो ये जो झिझक है खत्म हो जाएगी। झिझक के खत्म होने का तात्पर्य है बच्चे के अंदर आत्मविश्वास का विकास होना। शब्द भंडार, नाटक में बहुत सारे शब्दों का समावेश होता है। जब शब्दों का समावेश नहीं होगा तो वाक्य नहीं बनेंगे, वाक्य नहीं बनेंगे तो नाटक के कोई भी मतलब जो कोई भी जो आपके जो किरदार है, निभाने वाले जो चरित्र पात्र है, वो नाटक को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। शब्द भंडार के कारण ही हम अपने वाक्य बनाते हैं, वाक्य को बना करके ही हम अपने अंदर के विचारों को, भावों को, अनुभवों को, मनोवेगों को दूसरे के सामने, दूसरे व्यक्ति के सामने, दूसरों के सामने, दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं, महापुरुषों के जीवन वृत्तांत का ज्ञान, नाटक के द्वारा अलग अलग नाटक बने हुए हैं। कोई ऐतिहासिक नाटक है, कोई महापुरुषों से के जीवन से संबंधित नाटक है। तो इस प्रकार के जो अलग अलग नाटकों से बच्चों को अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐतिहासिक ज्ञान उनको हो जाता है, इतिहास में हमारे क्या क्या घटित हुए, उसके आधार पर उनको बहुत सारा ज्ञान हो जाता है। महापुरुष कैसे थे हमारे, कितने होनहार थे, कितने वीर थे, उन्होंने कौन कौन से अच्छे कार्य किए, उनका ज्ञान हो जाता है। तो ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों के जीवन के वृत्तांत से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इससे बच्चा जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का तात्पर्य ये है कि बच्चा उन महापुरुषों की तरह बनना चाहता है, उन ऐतिहासिक घटनाओं में निहित घटनाओं को पढ़कर अपने को सुधार लाना चाहता है। बहुत सारे ऐसे ज्ञान को प्राप्त करता है जिससे उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनात्मक शक्तियों का विकास, सबसे पहले नाटक के द्वारा सृजनात्मकता की विकास होती है। बच्चा लिखना सीखता है, बच्चा सुनना सीखता है, बच्चा बैठना सीखता है। सृजनात्मक साथ बच्चा क्या है, सुनकर अपने आप स्वयं लिखना सीख जाता है, स्वयं पढ़ना सीख जाता है, रचना करने लगता है,
जब वो सृजन किस कब करते हैं, सृजन होता है तो रचना होती है ना, और कल्पना होती है तो सृजनात्मक होती है, सृजनात्मक होता है तो रचना होती है। पहले वो कल्पना करता है, फिर उसका सृजन करता है, फिर उसको रचित करके किताबों में लिख करके उसको ज्ञान को बांटता है, या ज्ञान का विकास होता है और अपने अध्यापक को दिखा सकता है, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी, दोनों प्रकार से वो अपने सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनात्मक शक्तियों का विकास करता है। नाटक शिक्षण के उद्देश्य: छात्रों में एकाग्रचित होकर सुनने व अर्थग्रहण को योग्यता, अर्थग्रहण में योग्यता प्रदान करना। बच्चा जो है जब एकाग्रचित होता है, जब नाटक सुनता है तो एकाग्रचित, ध्यान केंद्रित करके सुनने लगता है और उसमें निहित अर्थ को अच्छे से ग्रहण करता है। जब निहित अर्थ को, नाटक में जो निहित अर्थ है उसको ग्रहण करता है, आत्मसात करता है, तभी उसमें जो है सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। अगर आप ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित होकर के नहीं सुनेंगे तो आप जो है, आपके अंदर सृजनात्मक, कल्पनात्मक, रचनात्मक जो शक्तियां हैं उसका विकास नहीं होगा। उचित गति, स्वर, लय, आरोह, अवरोह, सुर, विराम आदि में निपुण। बच्चा जब रंगमंच पर अपना अभिनय दिखाता है या सुनता है तो वो उचित स्वर, उचित गति, भाई बोलना कैसे है, कितनी गति से बोलना है, कहाँ पर रुकना है, कितना फासले पर रुकना है, स्वर कैसी होनी चाहिए, स्वरों का आरोह अवरोह। जब नाटक का मंचन होता है तो कब आपने ऊंचे स्वर से उसको प्रकट करना है, कब आपने उसको नीचे स्वर से बोलना है। लय, नाटक में जो है ऐसा नहीं कि आप बस बिल्कुल मतलब खड़ी बोली में आपने नाटक का मंचन करना है, ना उसमें लय है ना सुर है। तो ये सुर और गति, मिठास में तो होना जरूरी है ताकि बच्चों को रोचक लगे, बच्चों को सुनने में अच्छा लगे, ना बच्चे आनंद की अनुभूति करे, आनंदानुभूति करे। तो ये सब विधाएं जो है आनंद प्राप्ति के साथ साथ मानवीय समाज में क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास भी करना है। इससे शुद्ध उच्चारण का विकास। नाटक मंचन से क्या है, हम लोग जब बार बार जो भी हमें पात्रों को जो भी लेख दिया जाता है, जो भी वाक्य दिया जाता है, उसका शुद्ध उच्चारण होता है। शुद्ध उच्चारण के द्वारा क्या होता है कि बच्चे कोई भी शब्द है उसका उच्चारण सही करते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द स और श में बहुत सारे शब्द गलत बोलते हैं, तो बार बार जब मंच पर सुनेगा या मंच पर अपने आप अभिनय करेगा बच्चा तो उसका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास नाटक मंचन से बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। जब नाटक मंचन करता है तो बच्चा क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति करता है, वाक कौशल में निपुण होना चाहिए, तो निपुण होता है और निपुण होना भी चाहिए। जो भी बच्चा या जो भी व्यक्ति वाक कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति में निपुण नहीं होगा वो नाटक का मंचन करने में असफल होगा। नाटक का मंचन करने में सफल होने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति में कुशल होना बहुत ही जरूरी है। उसको बोलना आना चाहिए, भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए। भाषा का प्रयोग करने से पहले उसके पास शब्दों का एक भंडार होना चाहिए। शब्दों का भंडार होगा तभी वाक्य बना सकेगा। तुरंत वाक्य बनाने की क्या है पारंगतता उसमें होनी चाहिए, निपुण होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए, तभी जाकर के वो नाटक का मंचन कर सकता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति ना केवल नाटक मंचन के लिए जरूरी है बल्कि दैनिक व्यवहार में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बिना बोले, बिना कुछ आप उच्चारण किए, साथ में वाक कौशल के आप कुछ भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं। मनोरंजन एवं ज्ञान में वृद्धि। नाटक मंचन मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि करता है। मैंने पहले भी कहा है कि मनोरंजन तो होता ही है नाटक से, बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, अलग अलग पात्रों को आनंद के साथ उनको देखते हैं, उनके जो भी बात करते हैं उनके डायलॉग को अच्छे से वो सुनते हैं। इसके साथ साथ मानवीय क्या है, मूल्यों का विकास होता है। बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होता है महापुरुषों के नाटक से, ऐतिहासिक नाटक से,
जैसे हमारे रामायण, महाभारत, बहुत सारे ऐसे नाटक है, अलग अलग धर्मों के नाटक हम जब बनाते हैं या देखते हैं तो उसमें से उनसे क्या है, बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। मानव जीवन के विभिन्न पक्षों से परिचित कराना, जो ज्ञान प्राप्ति होती है ये मानव जीवन के विभिन्न पक्षों से प्राप्त होती है। वो सामाजिक भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं, पौराणिक कहानियां हो सकती है, पौराणिक नाटक हो सकते हैं, और कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। तो इनसे हम लोग क्या है, अलग अलग पक्षों से भिन्न तरह के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। स्वस्थ आलोचनात्मक व्यक्ति का विकास। नाटक मंचन से क्या होता है, स्वस्थ आलोचनात्मक व्यक्ति। स्वस्थ आलोचनात्मक से तात्पर्य है जिसमें उनके गुणों का भी बखान किया जाता है और दोषों का भी बखान किया जाता है। उसमें दोष ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि किसी को हमने नीचा दिखाना है, किसी को बुरा दिखाना है, किसी को हमने इतना नीचा दिखाना है कि उसके जो द्वारा लिखे गए नाटक का क्या है, बहिष्कार करें। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आलोचना का, स्वस्थ आलोचना से तात्पर्य है उसमें अच्छी बातों का भी बखान करना, थोड़े से जो अवगुण है उसको भी बखान करके उसमें सुधारा जा सकता है। सुधार करने के लिए बाद में समीक्षा होती है, ठीक है, या स्वस्थ आलोचनात्मक समीक्षा भी बोल सकते हैं आप इसको। छात्रों के झिझक को समाप्त करने में सहयोग, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि नाटक क्या है, छात्रों के झिझक को समाप्त करने में बहुत ज़्यादा सहयोग है। बच्चा, मान लो आपके पास क्या है, मंच नहीं है, आप मंचन नहीं कर रहे हैं और स्टेज पर आप बच्चे को क्या कार्यक्रम करने के लिए आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, आप कक्ष को ही मंच बना सकते हैं। बच्चों के पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी कविताएं होती हैं, कहानी होती हैं, नाटक भी होते हैं। तो जब ये जो ऐसा जो पाठ आ जाता है जिसमें नाटक है, कविता है, कहानी है, तो बच्चों को कविताएं भी आगे करके मंच बना दिया। मान लो अपने जहाँ आप लेक्चर स्टैंड होता है या जहाँ पर आप प्रवक्ता खड़े होते हैं या अध्यापक खड़े होते हैं, वहाँ पर बच्चे को एक मंच देना है, प्यार से, उसको सहयोग के साथ, बड़े ही अच्छे ढंग से। तो उनको वहाँ पर खड़े होकर बोलने के लिए कहना है कि ये आपका मंच है और अब यहाँ से आप कुछ भी बोल सकते हैं। कविता याद किया तो कविता बोलो, प्रश्न उत्तर याद किए तो प्रश्न उत्तर बोलो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों को कक्षा से शुरू करके धीरे धीरे मंच तक ले जा सकते हैं। और इस तरह का जो प्रशिक्षण आप देंगे और हम लोग देंगे तो बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर झिझक खत्म हो जाएगी। बच्चा बिल्कुल बेझिझक कहीं भी खड़े होंगे तो कहीं भी कविता सुनाने लग जाएगा, कहीं भी नाटक मंचन करेगा, कहीं भी कुछ भी सुना देगा जो उसके समझ से है, जो उसके पास पाठ्य बिंदु है या जो उसके विचार है, प्रकट करेगा। अपने मन के भावों को प्रकट करेगा, है, अपने अनुभवों को प्रकट करेगा, झिझकेगा नहीं। साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। नाटक के द्वारा हमारे साहित्य के बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे आलोचना है, समालोचना है, रेखा चित्र है, हाँ, और कहानी है, निबंध है, एकांकी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है आपका, ये और रिपोर्टाज है। बहुत सारे ऐसे नाटक की विधाएं हैं, यानी नाटक क्या मतलब साहित्य की विधाएं हैं जिसका हम नाटक के द्वारा उनको बता सकते हैं कि ये साहित्य की इतनी सारी विधाएं हैं, इसको अलग अलग करके मंच पर बता सकते हैं, दिखा सकते हैं और बच्चे वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि। नाटक शिक्षण से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बच्चे अलग अलग शब्दों को सीखते हैं, अलग अलग शब्दों के द्वारा वाक्य बनाना सीख जाते हैं। वाक्य बना के अपने विचारों को प्रकट करना, वाक्य बना करके क्या है, रचनात्मक शक्ति का विकास होता है वाक्य बनाने के बाद। जब तक शब्द भंडार आपके पास, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिमाग रूपी शब्दकोश में शब्द भंडार नहीं है, शब्दों का एक भंडार नहीं है, तब तक आप वाक्य की रचना नहीं कर सकते। वाक्य नहीं बनेंगे तो आगे आप किसी भी पाठ्य बिंदु या किसी भी नाटक या किसी भी कहानी या किसी भी पाठ्य वस्तु का रचना आसानी से नहीं कर सकते। अब अगला है हमारा नाटक शिक्षण की प्रणालियाँ।
सबसे पहला है हमारा अर्थ प्रणाली। इस विधि में शिक्षक या तो स्वयं ही नाटक का सस्वर पठन करता है या फिर किसी विद्यार्थी को इसका सस्वर पठन करने के लिए कहा जाता है। नाटक के संवादों में प्रयुक्त हुए कठिन शब्दों के अर्थों को वह स्पष्ट करता जाता है और बच्चों को बताता है। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इस विधि में नाटक के केवल एक तत्व से विद्यार्थी को परिचित कराया जाता है, जो कि एक तत्व कौन सा है, वो कथानक। इसमें नाटक से प्राप्त होने वाली रस, आनंद, मनोरंजन आदि की अपेक्षा होती है। इसमें क्या होता है, मनोरंजन नहीं होगा, आपको रस नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगी। दूसरा है व्याख्या प्रणाली। इस विधि का प्रयोग केवल उच्चतर कक्षाओं में होना चाहिए। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। इस विधि का प्रयोग करने से पहले शिक्षक को यह सुनिश्चित कर लेना होना चाहिए कि विद्यार्थी को नाटक के सभी तत्वों से भलीभांति परिचित कराए। इस विधि में शिक्षक नाटक के 7 तत्वों कथानक, पात्र योजना, संवाद योजना, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली, अभिनयता को ध्यान में रखकर उसकी व्याख्या करता है। इस विधि के प्रयोग से नाटक शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति पूरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। अगला है, तीसरा है रंगमंच प्रणाली। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी नाटक को रंगमंच पर अभिनीत करते हैं, यानी कि रंगमंच पर जो है नाटक को अपने आप अभिनीत करते हैं, या फिर शिक्षक उन्हें किसी नाटक के थिएटर में ले जाकर उक्त नाटक का सजीव अभिनय दिखाता है। तब वे नाटक के पात्रों के अनुरूप वेशभूषा धारण करके उनका अभिनय करते हैं। नाटक शिक्षण की यह सर्वोत्तम विधि कही जा सकती है, क्योंकि इस विधि में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता होती है। कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी शिक्षण बिंदु या कोई भी शिक्षण है या अधिगम है, उसमें जब तक विद्यार्थियों की सहभागिता नहीं होगी तो उसके जो परिणाम है पूरी तरह से सफल नहीं होते, हम उसके बिंदुओं को पूरी तरह से प्राप्त नहीं करते। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों की सहभागिता हर शिक्षण बिंदु में बहुत जरूरी है। चौथा हमारा जो है प्रणाली है कक्षा अभिनय प्रणाली। जैसे ही मैंने भी पहले भी कहा था कि आपके पास मंच नहीं है, आपके पास थिएटर नहीं है, तो आप इस विधि को वस्तुतः रंगमंच विधि के अनुरूप ही है। तो रंगमंच विधि के अनुरूप ही हम क्या, थिएटर नहीं है आपके पास जो है मंच नहीं है, तो इसमें विद्यार्थीगण रंगमंच के स्थान पर कक्ष में ही नाटक को अभिनीत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऐसा कक्ष को ये रंगमंच बना दिया और वहीं पर ही अपने आप को अपने नाटक का अभिनीत करते हैं, तथा वे पात्रों के अनुरूप वेशभूषा धारण नहीं करते। जब कक्ष में ये चीजें होती है तो वेशभूषा धारण करने की जरूरत भी नहीं होती है, ना ही करते हैं। वे भाषा शिक्षा के या भाषा शिक्षक के मार्गदर्शन में अलग अलग पात्रों की भूमिका निभाते हैं। जो भाषा शिक्षक होता है वो जैसे जैसे उनको बोलेगा वैसे वैसे बच्चे अपने अलग अलग किरदार को निभाते हैं, अलग अलग किरदार की भूमिका को निभाने की चेष्टा करते हैं, तथा नाटक में प्रयुक्त संवादों को उचित स्वर, गति आदि के साथ प्रयुक्त करते हैं। कक्षा के शेष विद्यार्थी उनके इस अभिनय को देखते हैं। जब कक्षा के शेष विद्यार्थी इनके अभिनय को अच्छे से देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि हमने इनके सामने आप अपनी प्रस्तुति दी, तो उनके मन में क्या हो जाता है, क्या आ जाता है, आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है, या आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। वो अपने आप को झिझक से बाहर निकालते हैं। उनको पता है कि हमने यहाँ पर अपने कक्षा के सहपाठियों के सामने अपने को प्रस्तुत किया, तो हम मंच पर भी आराम से कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास आ जाता है उनके अंदर और झिझक समाप्त हो जाती है। विश्लेषण प्रणाली। इस विधि में शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थियों को नाटक की कथा वस्तु को स्पष्ट करता है। कथा वस्तु क्या है? इसमें प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ बताता है। इसके पश्चात वह प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों के समक्ष नाटक के विभिन्न तत्वों को स्पष्ट करता है।
इस विधि द्वारा विद्यार्थी नाटक के दृश्यों, पात्रों, घटनाओं, तत्वों आदि से भली भांति परिचित हो जाते हैं। अगला है हमारा समीक्षा प्रणाली। नाटक शिक्षण की इस विधि में शिक्षक प्रश्नोत्तर, व्याख्या आदि का प्रयोग करते हुए नाटक के तत्वों की समीक्षा करता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि पहले शिक्षक क्या करेगा, प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बच्चे उसके उत्तर देंगे, अध्यापक व्याख्या करेगा, व्याख्या करने के बाद उनके तत्वों की समीक्षा करता है, उसके गुण दोषों को प्रकट करता है। कहने का मतलब नाटक में समाहित गुण एवं दोषों को प्रकट कर उसका विवरण करता है या वर्णन करता है। समीक्षा प्रस्तुत करने के उपरांत वह विद्यार्थियों से नाटक के तत्वों से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहता है। अपने बच्चे क्या है, अपने सरल शब्दों में, अपने शब्दों में क्या उससे संबंधित जो भी नाटक के तत्व है उससे संबंधित विचार प्रकट करने को शिक्षक कहता है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। अगला आदर्श नाटक पठन प्रणाली। इस विधि में शिक्षक स्वयं ही प्रत्येक पात्र के संवाद का सस्वर वाचन उचित हाव भाव व अंग संचालन के साथ करता है। वह पात्रों के भावों, मनोदशा आदि के अनुरूप संवादों का उच्चारण उचित आरोह अवरोह आदि के साथ करता है। आवश्यकता या जरूरत पड़ने पर वह कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करता है तथा जटिल प्रसंगों की व्याख्या भी बच्चों के सामने करता है। भले ही नाटक शिक्षण की इस विधि द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति होती हो, परंतु सच तो यह है कि इस विधि में केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, आदर्श पठन या आदर्श नाटक पठन प्रणाली में सिर्फ शिक्षक ही बोलता रहता है। जैसे कि हमको पता है ना, आदर्श पठन में शिक्षक द्वारा किए गए पठन को आदर्श वाचन कहते हैं। तो ये एक पक्षीय है, द्विपक्षीय नहीं है। बच्चे सिर्फ सुनने श्रोता है और क्या है, और अध्यापक क्या है, वक्ता बन के रह जाता है। इसमें बच्चे की सक्रियता नहीं रहती है। संयुक्त प्रणाली, यह शिक्षण विधि उपयुक्त सभी विधियों की, यानी कि जो मैंने अभी तक बताया उन सभी विधियों का सम्मिलित रूप है। इस नाटक शिक्षण की इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षक नाटक के संवादों का आदर्श सस्वर वाचन करता है। पूरा नाटक स्पष्ट हो जाने के पश्चात वह पात्रों की संख्या के अनुरूप विद्यार्थियों को खड़ा करके प्रत्येक विद्यार्थी को एक पात्र के संवाद बोलने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने पात्र की भूमिका व उसकी हाजिरी के अनुसार संवाद बोलता है। शेष सभी विद्यार्थी नाटक के संवादों को सुनकर उनसे विभिन्न भावों, जीवन मूल्यों आदि को आत्मसात करते हैं। कहने का मतलब जो बच्चे बोलते हैं, जिनको चरित्र और पात्र की भूमिका निभानी होती है, उनको अध्यापक कहता है कि आपको ये नाटक का ये अंश दिया जाता है, इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसको उचित उच्चारण के साथ उसको प्रकट कीजिए। जब बच्चे यह सब करते हैं तो दूसरे जो बैठे हुए श्रोता बच्चे हैं उसमें से जो है जो अर्थ ग्रहण करके जीवन मूल्य आदि को सीखते हैं। मानव जीवन के बहुत सारे मूल्यों को सीखते हैं जो कि उनको उनके ज्ञान वृद्धि में काम आता है। एक और इसमें मैंने जोड़ दिया है कि नाटक शिक्षण के समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं। तो नाटक शिक्षण के समय ध्यान देने योग्य बातें, नंबर 1 है स्वयं शिक्षक भी नाटक में रुचि लें। ऐसा नहीं कि शिक्षक को रुचि नहीं है और वो अरुचिपूर्ण बच्चों को बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। जब स्वयं शिक्षक रुचि नहीं लेगा तो आगे जो वो करा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, जो भी नाटक शिक्षण का जो भी तत्वों के बारे में बता रहा है तो वो अच्छे से नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो रुचि के साथ नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक स्वयं नाटक में रुचि ले। अगला, नाटक शिक्षण आरंभ करने से पहले ही शिक्षक नाटक के विविध तत्वों, पक्षों आदि का ज्ञान प्राप्त कर ले। विद्यार्थी की आयु, उसके मानसिक स्तर आदि के अनुरूप ही नाटक शिक्षण के लिए शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए।
कहने का तात्पर्य है कि स्तर के हिसाब से शिक्षण विधियों का चयन, स्तर के हिसाब से नाटक का मंचन। नाटक शिक्षण के दौरान सभी विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय रहें। सक्रिय से तात्पर्य है छात्र सहभागिता, बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए जब नाटक शिक्षण हो रही है, कोई भी शिक्षण हो रही है, नाटक का ही नहीं। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक को हाव भाव अंग संचालन द्वारा जटिल प्रसंग को स्पष्ट करना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो शिक्षक को अपने आप ही खड़े होकर क्या है अभिनय करना होता है। जैसे कविता पढ़ा रहा है, नाटक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक अपने आप मंच के सामने या फिर क्लास के सामने खड़े होकर बच्चों को अभिनय के साथ उचित हाव भाव अंग संचालन के साथ बच्चों को क्या बताएगा और इससे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। विद्यार्थी को क्रियात्मक रूप से सक्रिय रखकर ही नाटक के जटिल स्थलों की व्याख्या करनी चाहिए। यानी कि विद्यार्थी को क्रियात्मक रूप से सक्रिय करके, जब तक बच्चे को तैयार नहीं करेंगे तब तक आपका जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप मंचन कर रहे हैं, वो आपका सफल या प्रभावशाली नहीं रहेगा। आपका मूल्यांकन अच्छे से नहीं आएगा, मूल्यांकन प्रतिशतता में कमी आएगी, बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो छात्र की सक्रियता बहुत जरूरी है। नाटक शिक्षण आरंभ करने से पहले ही उसका संक्षिप्त परिचय दे देना चाहिए। शिक्षक को नाटक शिक्षण जब प्रकट करना है या आरंभ करना है तो उससे पहले ही संक्षिप्त या सारांश तय छोटा सा संक्षिप्त परिचय दे देना चाहिए। बीच बीच में प्रश्न पूछकर शिक्षक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी नाटक के मूल भावों को ग्रहण कर रहा है कि नहीं। जैसे आप नाटक पढ़ा रहे हैं और बच्चे सुनते जा रहे हैं, बीच बीच में से अगर प्रश्न पूछकर ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि बच्चे सुन भी पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, आपके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं, इस सब को जानने के लिए बीच बीच में प्रश्न करने चाहिए। नाटक शिक्षण के पश्चात विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करने हेतु पात्रों, घटनाओं आदि के परिवर्तन होने संबंधी प्रश्न पूछने चाहिए। कल्पना शक्ति का विकास, मान लो महेश को आपने क्या है हनुमान का रोल दिया, हनुमान का अभिनय करने के दिया, और सुशील को आपने राम का। तो जब बाद में कल्पना शक्ति का विकास हेतु ये जानना चाहेंगे तो इन दोनों जो किरदार है आपस में बदल दिए जाएंगे। बदलने से ये पता लगेगा कि उनमें कल्पना शक्ति का विकास कहाँ तक हुआ, कहाँ तक बच्चे अपने आप को क्या प्रकट कर सकते, प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने विचार कहाँ तक प्रकट कर रहे हैं। ये सब जानने के लिए आपको क्या है जो उनके जो पात्र है बदलने पड़ेंगे, पात्र की जो संवाद है वो बदलने पड़ेंगे। ठीक है। अगला अंतिम है नाटक शिक्षण के पश्चात विद्यार्थियों की क्या है उच्चारण के संबंधी जो त्रुटियां हैं वो सही हुई कि नहीं हुई, इसको जानने के लिए क्या है आप दोबारा से बच्चों से पूछेंगे। कुछ बच्चों के अभिनय को दोबारा से करने के लिए कहेंगे, दोबारा से मंचन करने को कहेंगे। इससे क्या है बच्चों के जो उच्चारण है दोबारा से आप अच्छे से सुन सकते हैं, उच्चारण में सुधार आया कि नहीं आया ये जान सकते हैं। इसी के साथ नाटक शिक्षण यही समाप्त हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।